चलिए तो बच्चों अब नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरएल सर्किट। आरएल डीसी सर्किट बच्चों इसको नाम दिया जाता है। तो सर्किट क्या है और हम इसमें क्या कर रहे हैं इसको समझते हैं। इससे पहले कैपेसिटर चैप्टर में हम जो है इसी तरीके का एक आर्टिकल आरसी डीसी सर्किट पढ़ चुके हैं। तो यहां पर बिल्कुल वही है आरएल डीसी सर्किट। तो अब इसमें आरएल डीसी सर्किट में है क्या, हमारा जो इंडक्टर है, हम उस इंडक्टर या यूं मैं कह दूं उसका सिनोनिम ऑफ कॉइल, कोई भी कॉइल है, सोलेनोइड कॉइल, कोई भी इंडक्टर, एक ही सारी की सारी टर्म्स हैं। इसमें कोई भी इंडक्टर अगर किसी भी बैटरी के साथ, डीसी बैटरी के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो इंडक्टर ये ऐसा एकदम फास्ट फॉरवर्ड एलिमेंट नहीं है कि अचानक से बैटरी जोड़ें और उसमें करंट फ्लो हो जाए, जैसा कि एक नॉर्मली एक बल्ब में होता है। मान लो मेरे पास एक बल्ब है और एक बैटरी है, जैसे ही बल्ब के साथ मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं, स्विच ऑन करता हूं, ऑन करते ही तुरंत बल्ब जो है ग्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर जो है हमारा वो एक लेजी एलिमेंट है। लेजी में क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि इंडक्टर जो है वो सडन करंट में राइज को या सडन करंट में डिके को अपोज करता है। करंट अचानक से बढ़ना चाहेगा किसी कॉइल में तो अचानक से बढ़ने से उस कॉइल का एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा, और फ्लक्स में इंक्रीज होने का वो कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, बाय इंड्यूसिंग अ करंट। तो यहां पर जो इंडक्टर है, अगर इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी से कनेक्ट किया जाए, तो इस सर्किट को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखते हैं। इस सर्किट में हम पहले जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसको हम चार्जिंग केस बोलेंगे। चार्जिंग इसलिए क्योंकि इस केस में इंडक्टर में करंट धीरे धीरे राइज होगा, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। और एनर्जी स्टोर ऑब्वियस सी बात है तभी होने वाली है जब उसको हम बैटरी से कनेक्ट करें। तो सबसे पहला चार्जिंग केस का जो एक आइडेंटिफिकेशन रहता है बच्चों, वो कि जब बैटरी सर्किट में जुड़ी है। तो यहां पर बैटरी जुड़ी तो है लेकिन कुछ ओपन इन फ्लोटिंग टर्मिनल्स आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला केस है हमारा चार्जिंग, और चार्जिंग केस को हम तब स्टार्ट कर पाएंगे अगर हम स्विच, ये जो टर्मिनल 1 और 2 है, इनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो हमारा ओवरऑल जो सर्किट है वो सिर्फ ये है। ऊपर वाला जो लूप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द आरएल चार्जिंग सर्किट। अब ये स्विच 1 और 2 के बीच का जो स्विच है, जो 1 और 2 टर्मिनल है, इनको जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें अचानक से आपको मैक्सिमम करंट जो है फ्लो होता हुआ दिखे। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडक्टर, एक लेजी एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो अब यहां पर होगा क्या, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में t = 0 टाइम, t = 0 मतलब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, या यूं बोलते हैं इसमें जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, तो स्विच को ऑन करते ही आपको सर्किट में जो करंट मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। इंडक्टर अचानक से करंट को राइज नहीं होने देगा, ठीक है। और जब करंट ही सर्किट में 0 है, इंडक्टर में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो इंडक्टर एनर्जी जो स्टोर करेगा वो भी 0 करेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब करंट अगर इनिशियली 0 है तो हम यूं कह सकते हैं, मैं यहां पर सबसे पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की जो है अपन स्टडी कर रहे हैं, एक इनिशियल स्टेट इस सर्किट की और एक फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट या अपन बोल सकते हैं इसको इनिशियली मतलब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया है एट t = 0 टाइम, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, सर्किट में करंट 0 है, तो एक तरह से आपका जो इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस केस में हम जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर को सर्किट में कैसे ट्रीट करेंगे, इंडक्टर को एक ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट ब्रोकन वायर की तरह सर्किट में जो है कनेक्ट करेंगे, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपसे कोई पूछे करंट कितना आएगा तो आप क्या कहेंगे, 0। तो करंट की वैल्यू से सेटिस्फाइड है ये चीज की भी हाँ इंडक्टर हमारा ब्रोकन सर्किट या ओपन सर्किट जो है रहेगा। ये इनिशियल स्टेट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें फाइनली, तो फाइनली हम जानते हैं कि ठीक है, इसमें अगर इंडक्टर शुरू में अपोज कर भी रहा है तो फाइनली जो है इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और मैक्सिमम करंट तब फ्लो हो पाएगा जब आपका इंडक्टर 0 अपोजिशन करे, ठीक है। और 0 अपोजिशन करे मतलब 0 ईएमएफ इंड्यूस करे, बिल्कुल भी सर्किट में अपोज नहीं करे। तो एक तरह से इंडक्टर यहां पर आपको दिखा रखा है t = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आफ्टर सम टाइम
आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसे दोनों वर्ड्स, दोनों लैंग्वेज यूज करता है क्वेश्चंस में। तो टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब स्विच ऑन कर देने के कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद जो सर्किट में जो करंट होगा इसको आई नोट से भी अपन लिखा करते हैं, आई नोट जो होगा यहां पर वो होगा कि इंडक्टर हमारा एक नॉर्मल प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा और सर्किट में जो करंट होगा वी नोट बाय आर। तो ये करंट देखकर हम बिल्कुल अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हमारा इंडक्टर एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव कर रहा है, कोई भी एक तरह से एब्सेंट है सर्किट में। तो यहां पर हम इस इंडक्टर को एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, यहां बोलेंगे इसको ओपन सर्किट। तो बच्चों ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है, ये दो केसेस पर सवाल जो है सबसे ज्यादा आता है। फाइनली यहां पर मैं लिख देता हूं एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, फाइनली। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनली करंट कितना फ्लो हो रहा है तो इस सर्किट को देखकर बड़े आराम से बताया जा सकता है वी नोट बाय आर। तो ये इनिशियल और फाइनल करंट को देखकर, वैल्यूज को मैं यहां देखकर आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इंडक्टर को कैसे ट्रीट करवाना है, इंडक्टर कैसे ट्रीट कर रहा है सर्किट में। इनिशियली इंडक्टर जो है स्विच ऑन करते ही एक ओपन सर्किट और आफ्टर सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट है जिस पे सवाल ज्यादा आता है। इसके बाद इन ड्यूरेशन, बीच की बात करें, बीच में 0 से इनफाइनाइट के ड्यूरेशन के बीच किसी भी समय पर अगर हम पूछते हैं कि बताओ क्या स्टेट है इंडक्टर या इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है शुरू में करंट 0 है, बाद में मैक्सिमम करंट है, तो इन ड्यूरेशन जो है कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आएगी। तो किसी भी समय पर करंट वो राइज हो रहा होगा और करंट राइज हो रहा होगा तो एनर्जी भी उसी के कोरस्पॉन्डिंग बढ़ रही होगी जो इंडक्टर की एनर्जी है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन बिटवीन। तो इन बिटवीन किसी भी समय टी पर जो करंट का फॉर्मूला बच्चों होता है, इसमें वो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, आई सर्किट इज आई मैक्स। जैसे मैंने बोला आई मैक्स को हम कई बार आई नोट भी लिख देते हैं, आई मैक्स या आई नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टो। यहां पर ये कैपिटल टी इसने एक वर्ड यूज किया है, कैपिटल टी जो है, आई नोट जो है, ये दो एक फिक्स वैल्यूज। जैसे मैं आपको बताऊं आई नोट, तो आई नोट का जो वैल्यू है वो है वी नोट बाय आर मैक्सिमम करंट, एंड यहां पर जो टी है इस फॉर्मूला में जो टी है वो टी का वैल्यू है एल बाय आर, ठीक है। ये टर्म पहले भी आ चुकी है, जो टी है या इसको कई बार टो से या लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्किट का टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन का कर्व देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है करंट सर्किट में बढ़ना तो है लेकिन वो करंट सडनली राइज नहीं करना। यहां पर इस फंक्शन को देख करके बहुत आराम से हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर ये जो है ये एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व इसका आने वाला है। ये पहले भी आ चुका है, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर पार्ट में जो है रेडियो एक्टिविटी में भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, वहां हालांकि डिके का फंक्शन ज्यादा जो है वो पॉपुलर है। तो यहां पर ये जो फंक्शन है दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जो अगर हम कर्व देखते हैं, सो दिस इज द कर्व ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, शुरू में करंट क्या है 0 और आफ्टर सम टाइम जो है करंट जाकर आई मैक्स को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कर्व ऑफ करंट इन द आरएल डीसी सर्किट। अब इसमें जो है टाइम कांस्टेंट जो है आपको डेफिनेशन लिख रखा है। टाइम कांस्टेंट बच्चों वो टाइम होता है, एक टाइम है टाइम कांस्टेंट वो टाइम जब सर्किट का करंट बढ़ करके मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए। आई मैक्स का 63% होने में जो लगा टाइम है वो टाइम ही हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है एल बाय आर। सो टाइम कांस्टेंट इज टाइम, तो डेफिनेटली इसकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेकंड, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ठीक है। अब ये वाला कर्व जो है, ये कर्व हमको नॉलेज तो है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व है और जो है इसमें इसी तरीके का करंट में राइजिंग होता है। एक टर्म इसमें और इन्वॉल्व होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं बच्चों हाफ टाइम, तो इसको हम लिख रहे हैं टी एच से। तो टी एच ये क्या चीज है, टी एच हाफ टाइम
ये वो समय है जब सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट का 50% यानी हाफ। तो 0.5 टाइम्स ऑफ IM वो करंट है, कितने समय में वो करंट होगा, हाफ टाइम। अब हाफ टाइम कितना टाइम है उसका कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसके लिए हम जो है जरूर इसको करेंगे। तो पहले इसको मैं यहां पर साइड में ले लेता हूं। हाफ टाइम का जो एक्सप्रेशन, मैं उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर TH। तो TH के लिए, हाफ टाइम के लिए हमने क्या बोला, क्या कंडीशन है कि करंट क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम करंट का 50%। यानी इस फॉर्मूला से चले हम तो इस फॉर्मूला में I जो है वो किसके बराबर है, I नोट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल T। I नोट यूज कर रहा हूं, I नोट बोल सकते हैं, IM बोल सकते हैं, ठीक है। I जो है वो किसी भी t टाइम का करंट है। हम बच्चों इस फॉर्मूला को कब यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर करंट चाहिए। माने आपको बोले कि 2 सेकंड पर बताओ कितना करंट होगा, तो t की जगह 2 पुट कर दो। बोले 10 सेकंड पर करंट कितना हो गया होगा, तो t बराबर 10 पुट कर दीजिए। तो ये इन ड्यूरेशन 0 और इनफाइनाइट के बीच में किसी भी समय पर आपको करंट निकालना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम हमको कब का करंट चाहिए, हमको समय कौन सा चाहिए, वो समय चाहिए जब करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम का आधा। सो I की वैल्यू I नोट बाई 2 यूज करके और इसका कोरस्पॉन्डिंग जो t है, स्मॉल t की जो नाम है, इसको क्या मैं TH बोल दूं, स्मॉल t को TH बोल दे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल t वो समय है जब करंट कितना हो गया, I नोट बाई 2। स्मॉल t का नाम मैंने लिख दिया TH, ठीक है। तो हमें ये TH फाइंड करना है इसमें। यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये I नोट से I नोट कैंसिल, 1/2 इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस TH बाई T, ये हो गया। इसके बाद आप e की टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आए, थोड़ा सा सोल्व कर दें, e की पावर जो है इसको पॉजिटिव बना दें। e की पावर प्लस कैसे होगी, जब ये 1/2 का 2 जो है ऊपर आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या कैलकुलेशन प्रोसेस है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ln लेना है, लोग लेना है। तो यहां पर दोनों तरफ में लोग बेस e ले लेता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ln e की पावर TH बाई T, जो e की पावर है वो आगे आ जाएगी, और ln e या log e जो है वो आपको पता है, log e जो होता है वो होता है 1, और सामने बचा ये log बेस e2, ठीक है। यहां से आप TH का जो वैल्यू निकालें तो हाफ टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ln2t या t ln2। तो इसमें जो रिजल्ट आ जाएगा, हाफ टाइम का जो रिजल्ट आ रहा है वो है t ln2। बच्चों ln2 की जो वैल्यू होती है, तो यहां पर जो हाफ टाइम का जो एक एक्सप्रेशन अपना बनता है, ये फाइनल रिजल्ट है t ln2। तो t ln2 में ln2 जो है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693। तो इसको फाइनली हम 0.69t, ये आपका आंसर हो गया। तो हाफ टाइम का रिजल्ट आप जरूर याद रखें, टाइम कांस्टेंट का रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं, जिसमें टाइम कांस्टेंट जो है वो टाइम है जिसमें आपका करंट बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 63% ऑफ मैक्सिमम, और हाफ टाइम वो टाइम है जिसमें आपका करंट जो है बढ़ करके 50% हो रहा है, हाफ टाइम इसीलिए उसको बोला जा रहा है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए डायरेक्टली। और ये जो वोल्टेज टाइम करना है, इसको अभी एक सवाल में अपन डील करेंगे, उस वक्त हम इस VT कर्व को जो है डील करेंगे। तो ये चार्जिंग का केस था। चार्जिंग के केस में मैं एक बार दोबारा से ले लेता हूं। चार्जिंग के केस हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिपीट कर रहा हूं। चार्जिंग के केस में हमने ये देखा कि जो करंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन वो सडनली इंक्रीज नहीं होगा, इंस्टेंटली हमको मैक्सिमम करंट नहीं मिलने वाला, ड्यू टू दिस इंडक्शन, ड्यू टू दिस लेजी एलिमेंट प्रेजेंट हियर, इंडक्टर, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर है इसकी वजह से यहाँ पर करंट जो है धीरे धीरे जो है राइज होगा, लेकिन ये धीरे धीरे जितना मैं बोल रहा हूं ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे धीरे वैसे बढ़ना है। करंट का इंक्रीज होना है लेकिन वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट केस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। इनिशियल मतलब जैसे स्विच आपने ऑन किया, स्विच ऑन करते ही इंडक्टर जो है
एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आफ्टर सम टाइम ये एक प्लेन वायर बन जाएगा। और इन बिटवीन किसी भी टाइम पर आपको करंट पूछता है तो उसके लिए आपको फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, I इज इक्वल्स टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। ठीक है, यहां पर कैपिटल T जो है दिस इज द टाइम कांस्टेंट, एंड इस एक्सप्रेशन से आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर करंट निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये हाफ टाइम और टाइम कांस्टेंट की बात करी। ठीक है, ये मेन जो है पॉइंट है, हमको चार्जिंग के केस के पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट या यूं कह सकते हैं, ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग कब होगी, पहले आपका इंडक्टर का करंट मैक्सिमाइज हो जाए एक बार, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग, या यूं कहें जब एक स्टेडी स्टेट आ गई। तो यहां पर मैं एक नया नाम ले रहा हूं, स्टेडी स्टेट, यानी जब आपने इस वापस से वही सर्किट मैंने उठा करके यहां पर कॉपी पेस्ट किया है, मतलब इसमें हमने 1 और 2 को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 1 और 2 को मैंने कनेक्ट किया हुआ है और सर्किट में स्टेबल करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, स्टेबल करंट यानी V नोट बाय R। ठीक है, तो अब अचानक से मैंने क्या किया, सडनली मैंने क्या किया, इस स्विच जो कि 1 को 2 से कनेक्ट किया हुआ था, 2 से कनेक्टेड था, इस स्विच को मैंने 2 से सडनली किस पर 3 पर ट्रिप कर दिया। सडनली 1 को जो 2 से कनेक्टेड था उसको 3 से कनेक्ट कर दिया। 3 से कनेक्ट करते ही ये वाली जो बैटरी है दिस विल बी आउट ऑफ द सर्किट, क्योंकि 2 नंबर टर्मिनल फ्लोटिंग हो गया, ओपन हो गया, अब ये बैटरी सर्किट से बाहर है। लेकिन जैसे आपने ये नीचे जो मतलब स्टेप किया है, आपने जो ये एक्शन लिया है, ऊपर इंडक्टर में उस इंस्टेंट पर करंट फ्लो हो रहा था आई नोट, यानी यहां पर अब मैं वापस से काउंटिंग शुरू करूंगा t बराबर 0 समय से। ठीक है, जैसे मैंने स्विच को ट्रिप किया, 2 से 3 पर ट्रिप किया, पोजीशन चेंज की, वैसे ही आप दोबारा t बराबर 0 से देखना शुरू कर रहे हैं। उस वक्त इंडक्टर में करंट कितना है, आई नोट, दैट इज V नोट बाय R। अब होगा क्या, क्योंकि करंट देने वाला सोर्स यहां चला गया, बैटरी चली गई, लेकिन इंडक्टर में अभी भी आई नोट करंट है। क्या अचानक से सडनली करंट इंडक्टर का 0 हो जाना चाहिए? तो आंसर इज नो। इंडक्टर जो है सडनली करंट को बढ़ने नहीं देता, उसी तरह से करंट को सडनली घटने भी नहीं देगा। तो इस केस में यहां पर इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वो एनर्जी ही करंट बन करके कुछ थोड़े से वक्त के लिए सर्किट में चलती रहेगी, यानी करंट बन करके सर्किट में दौड़ती रहेगी, और कुछ देर में ही जो है इसका करंट जो है सर्किट का वो घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है। तो इसके लिए आपको जैसा कि यहाँ ग्राफ नजर आ रहा है, आपको करंट का एक्सपोनेंशियल डिके यहां पर दिख रहा है। तो इनिशियली आपका करंट मैक्सिमम है एट t इज इक्वल्स टू 0, और आफ्टर सम टाइम या थ्योरेटिकली हम कहते हैं एट इंफिनिटी जो है आपका करंट जो है घटता घटता क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिस्चार्जिंग का जो है केस है। अब इसमें अगर हम केवीएल लगाकर, इस आउटर लूप में केवीएल लगाकर करंट का टी टाइम के साथ हम फंक्शन या फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो एक्सप्रेशन जो है ये आता है आपका बच्चों, आई बराबर आई मैक्स ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स बोल दीजिए या आई नोट बोल दीजिए। मैं यहां पर आई नोट जनरली यूज करता हूं, तो आई नोट हो आई एम हो एक ही बात है, ई टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके। ये करंट का फॉर्मूला आपको बता रहा है कि करंट में एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन में हम बात करें डिस्चार्जिंग के केस में, शुरुआत में क्या हो रहा है, यानी शुरू में जैसे ही हमने स्विच को 2 से 3 पर ट्रिप किया, इनिशियली करंट मैक्सिमम है और फाइनली 0 हो रहा है। तो यहां पर t बराबर 0 पर अगर बात करें तो इनिशियली करंट मैक्सिमम है, और t बराबर इन्फिनिटी पर बात करें तो फाइनली करंट क्या हो रहा है, 0। और जैसा करंट है उसी के हिसाब से एनर्जी फॉलो होगी। करंट मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम, करंट 0 है तो एनर्जी 0, और इन बिटवीन जो है करंट डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको एक आउटलाइन दे रहा है, और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको करंट का वैल्यू बता सकता है ये फॉर्मूला।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और ये कर्व आपको ध्यान रखना है, इसमें भी वही कैपिटल टी जो है आपका टाइम कांस्टेंट है L/R। लेकिन यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है, मैं हमेशा इस तरह से बताता हूं कि जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम होता है जिसमें कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो 63% से चेंज हो रही है। लास्ट हमारा चार्जिंग केस में करंट इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने कहा वो 63% से इंक्रीज हो जाए तो उसमें लगा हुआ टाइम कांस्टेंट है। और यहां पर हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि करंट 63% डिक्रीज हो जाए तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कांस्टेंट है। तो 63% डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब बचे कितना, इसका मतलब बचे 37% ऑफ मैक्स। तो यहां पर मैं अगर कैपिटल टी डिनोट करूं तो कैपिटल टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम होना चाहिए दैट शुड बी 0.37 आई नोट और आई मैक्स। ठीक है, मैं कुछ जगह आई नोट ले लिया है, कुछ जगह आई एम लिया है, तो आई थिंक ये बिल्कुल सिमिलर टर्म्स है, आपको मैं बता चुका हूं। 0.37 आई एम या 0.37 आई नोट। ठीक है, तो ये आपका टाइम कांस्टेंट होगा। और हाफ टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, हाफ टाइम में 50-50 है, किधर से भी देखें 50 घट जाए तो बचेगा 50 बढ़ेगा तो बचेगा 50। तो बात एक ही है, हाफ टाइम वही टाइम है जिसमें करंट आपका डिक्रीज होकर के कितना रह जाए, 50% ऑफ द मैक्सिमम। तो उसको यहाँ डिनोट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द पार्ट जो आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों केस जो है हमने की। ठीक है, तो इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2017 में आया क्वेश्चन, दिखने में आपकी लेंथ अच्छी खासी है, सर्किट देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें इसमें हमको जब भी इस तरह के क्वेश्चन में हमको इनिशियल या फाइनल करंट की बात करनी है तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं क्या है। आप पोज करें और इसको ट्राई करिए। आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि इनिशियली चार्जिंग केस में इंडक्टर को ओपन कर दीजिए, फाइनली इंडक्टर को प्लेन वायर बना दीजिए और सिंपली क्वेश्चन को सर्किट एनालिसिस करंट इलेक्ट्रिसिटी से जैसे आपने क्वेश्चन की है वो ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर आपको बोला है रेजिस्टेंस, दो आइडेंटिकल इंडक्टर दिए हुए हैं, दो इंडक्टर दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसने ये पूछा कि स्विच ऑन करने के तुरंत बाद बैटरी से कितना करंट निकलेगा। चलिए, तो मैं इसका इक्विवेलेंट एक बार ड्रॉ करता हूं। मुझे ये मालूम है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा मेरा इंडक्टर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। मेरा इंडक्टर जो है वो ओपन हो जाने वाला है। तो मैं इस सर्किट में जहां पर भी इंडक्टर है वहां पर मैं ओपन सर्किट से उसको रिप्लेस कर देता हूं, बाकी का सर्किट में एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं। तो आप देखेंगे आपको क्वेश्चन बहुत इजी सा एक सर्किट आपको दिख रहा होगा। आपको दो ब्रांच इसमें ओपन सर्किट दिख रही है जिसमें नो डाउट कोई करंट नहीं जाएगा। ओपन सर्किट कोई करंट नहीं जाएगा, तो जाएगा किस में से, जाएगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस R जो लगा हुआ है इसमें से। तो इसमें जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I होगा दैट शुड बी E/R, क्योंकि रास्ते में केवल और केवल एक ही रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है इस लूप में, बैटरी E रेजिस्टेंस R। तो E का वैल्यू यहां पर आपको दे रखा है, E इज 18 वोल्ट एंड R इज 9 ओम। तो यहां पर आपका करंट जो होना चाहिए दैट शुड बी 2 एम्पियर। तो इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, एक हल्का सा क्विक रीड करा और उतने में पता लगा कि ये क्वेश्चन किस जगह से, कहां से, किस पॉइंट से उठकर आया है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नीट 2017 में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन बच्चों और दिखा रखा है आपको। इस क्वेश्चन में भी वही है, ये क्वेश्चन हमने लिया है तो कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको वही दो चीजें पूछिए, टी बराबर 0 टाइम पर करंट, टी बराबर इनफाइनाइट पर बैटरी से निकलने वाला करंट एंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो बच्चों इन दोनों फर्स्ट दो पार्ट्स को आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं इसको पोज करके आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए तो मैं करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की ओर जा रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इनिशियल करंट पूछा। ठीक है, तो इनिशियली हम जानते हैं इंडक्टर इसमें लगा हुआ है। इनिशियली मुझे इंडक्टर को क्या कर देना है, इंडक्टर को ओपन सर्किट कर देना है। इंडक्टर को ओपन सर्किट किया और क्या देख रहे हैं कि जो करंट का फ्लो है केवल और केवल नीचे वाला जो R2 है उसमें से होगा, क्योंकि बीच वाला
तो ब्रांच ओपन सर्किट हो गई। तो यहां पर अगर मैं करंट का वैल्यू देखूं, इनिशियल करंट I1 बोल देता हूं इसको, इसका जो वैल्यू आएगा वो आना चाहिए 18/6 दैट इज 3 एम्पियर। तो इनिशियली 3 एम्पियर का करंट जो है बैटरी से विड्रॉ होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इंडक्टर को ओपन किया। इसी तरह से सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इनफाइनाइट टाइम यानी स्टेडी स्टेट करंट, इसको स्टेडी स्टेट करंट भी बोलते हैं, स्टेबल करंट भी बोलते हैं, यहाँ फाइनल जो है आपका करंट है वो भी बोलते हैं। अब फाइनली आपको पता है कि आपका इंडक्टर जो है कब तक अपोज करेगा, ठीक है। अब जो है फाइनली वो एक प्लेन वायर बन जाएगा, और प्लेन वायर बन जाएगा तो उसके बाद सर्किट कैसा नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसा। ये 3 ओम, ये 6 ओम, 3 और 6 दोनों पैरेलल में हो गए बच्चों, आपको दिख रहा होगा 3 और 6 दोनों पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में है। 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2 फॉर्मूला से वो हो जाता है 2 ओम। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। करंट जो होगा, फाइनल करंट जो होगा दैट शुड बी 18/2 दैट इज 9 एम्पियर। तो यहां पर इनिशियल 3 एम्पियर, फाइनल 9 एम्पियर करंट आ रहा है। ये पार्ट आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट मैंने और यहां लिख रखा है, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपके रेजिस्टेंस एक से ज्यादा आपको दिख रहे हो, ठीक है, इंडक्टर लेकिन एक ही होगा, ये अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उस केस में टाइम कांस्टेंट कैसे निकाल। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने ऐसे देखा था, टी टाइम कांस्टेंट टी, कैपिटल टी इज व्हाट, L/R। L तो एक ही है सर्किट में, लेकिन R कितना है, यहां पर रेजिस्टेंस तो 2 है। तो बच्चों उसके लिए मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो भी आपके इंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस, इंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का, वही रेजिस्टेंस आपको यूज करना है L/R फॉर्मूला में, ठीक है। मैं इसको सोल्व करके बताता हूं आपको, और करना क्या है पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं। हमें इंडक्टर के दोनों तरफ मैंने एक नेम लिख लिया है, ठीक है। तो इंडक्टर जो है उसके दोनों तरफ मैंने नाम लिख लिया A एंड B। इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, नीचे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। और बैटरी का क्या करेंगे, मतलब हमको यहां पर जो टाइम कांस्टेंट T है उसका फॉर्मूला पता है, L/R होता है, लेकिन कौन सा R, हम बात उसकी कर रहे हैं। R जो है यहां पर हम, जो कि इंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो यहां पर हमको लेना है। अब वो कैसे लेना है, तो थोड़ा सा करंट का बेसिक यूज होगा, और A और B के बीच R तो निकल जाएगा। ये जो वैल्यूज है, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। इसको मैंने कुछ चेंज नहीं है, अभी तक सेम है। बैटरी का क्या करेंगे, बाय रिप्लेसिंग द बैटरी विद अ प्लेन वायर। बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ध्यान रखें, बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस करते हुए इंडक्टर के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करिए। वो उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को यहां पुट कर दीजिए, आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां करता हूं, यहां पर अब A और B, ये पॉइंट A है, ये B, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो आपका 6 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम जो रेजिस्टेंस है, एक तरफ एक बार के लिए मैं यहां पर लेट सपोज यहां एक नेम लिखता हूं C, ठीक है, एक नेम मैंने लिखा C। तो आप देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है AC, या फिर C की जगह अगर हम देखें ये A है तो C नहीं, ये तो A ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेन वायर है, प्लेन वायर अगर चलते हैं तो उस केस में आपका जो नेम है वो चेंज नहीं होता। इसमें सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें करना क्या है, A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उस दौरान हमें बैटरी का क्या करना है, बैटरी को बच्चों हमें प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है, और A और B यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करके उसको L/R फॉर्मूला में R की जगह पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूं, इंडक्टर को मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर से थोड़ा आपको डिस्टरबेंस फील हो सकती है। तो यहां पर बाकी जो रेजिस्टेंस है एज इट इज मैंने ले लिए, ये 3 ओम है, ये 6 ओम, और जो बैटरी थी, बैटरी को मैंने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। यहां बैटरी लगी हुई थी, बैटरी को मैंने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। यहां इंडक्टर था, एक इंडक्टर यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन हमें एक तरह से A और B के बीच इफेक्टिव सर्किट का सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखें, अगर इस 6 ओम रेजिस्टेंस की बात करें,
अब ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है, ये पॉइंट ए, ये प्लेन वायर है तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा। और अगर हम देखें 6 ओम को, तो 6 ओम जो है वो ए के बीच में आ रहा है, या एक कह सकते हैं प्लेन वायर से बाईपास्ड है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो ये रेजिस्टेंस जो है 6 ओम, ये शॉर्ट सर्किटेड है। सर्किट में केवल ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज ओनली 3 ओम। तो यहां पर ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो है 3 ओम। तो इस हिसाब से सर्किट का टाइम कांस्टेंट टी जो होगा L अपॉन आर ए बी, L was 2 Henry, L was 2 Henry and RAB is 3. तो 2/3 सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से बच्चों आपको इंडक्टर के अक्रॉस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस लेना है और उसे यहां फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस जब 1 से ज्यादा दिए, बैटरी का क्या करना है, बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस करना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक LR सर्किट का है और इसमें बच्चों पोज करके आप जो है इसके इनिशियल 3 पार्ट्स को जो है कम से कम अटेम्प्ट करें और बाकी अगले पार्ट्स भी अपन देख रहे हैं। तो पहला पार्ट, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट T की जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम जा सकते हैं। टाइम कांस्टेंट T इज व्हाट, L/R। L का वैल्यू आपको दिया हुआ है सर्किट में 2.5 हेनरी, R इज 50। तो यहां से ये 1/20 सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं 1/20 सेकेंड को आप लिख सकते हैं 50 मिली सेकेंड, ठीक है। 50 मिली सेकेंड में लिख सकते हैं या 1/20 सेकेंड लिख सकते हैं। तो दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, जस्ट L/R डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। सेकेंड स्टेडी स्टेट करंट, मैं यहां पर कर रहा हूं स्टेडी स्टेट करंट यानी I0 या मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको पता है, ये होता है V0/R। सर्किट में वोल्टेज यूज की है वो है 3 वोल्ट एंड R है 50। सो 3/50 एम्पियर इज द स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट आपको पूछा है टाइम इन विच करंट बिकम्स 50% ऑफ द मैक्सिमम, इट मींस हाफ टाइम। तो हाफ टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.69 T, या इसको लगभग हम 0.7 T भी बोल सकते हैं। 0.69 इज इक्वल्स टू 0.7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.7। तो 0.7 इंटू 50 मिली सेकेंड, इट मींस ये हो जाता है 35 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 35 मिली सेकेंड इज द हाफ टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट T इज इक्वल टू 0। इस चीज को बच्चों ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी साफ है, हमको पूछा गया है क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मैं इसको यहां पर साइड में यहां पर सोल्व कर रहा हूं, जो ये पार्ट है आपका फोर्थ। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी आपको क्वेश्चन में di/dt पूछा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसको बोलेंगे di/dt, लेकिन कब, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। तो मेरे को करंट का एक्सप्रेशन चार्जिंग के केस में मालूम है, I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय कैपिटल T। इसमें I0 की वैल्यू आपको मालूम है, कैपिटल T की वैल्यू भी मालूम है। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन। सो di/dt, इसका आप डिफरेंशिएशन करें, बेसिक है डिफरेंशिएशन, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये रिजल्ट को भी अपन डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इसमें I0 टर्म का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, I0 माइनस I0 e टू द पावर माइनस t बाय कैपिटल T। यहां पर 2 टर्म्स है मेरे पास, दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 0 और सेकंड टर्म में I0 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस t बाय कैपिटल T, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस t बाय कैपिटल T। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, लेकिन उसकी जो पावर है चेन रूल से माइनस t बाई कैपिटल D, इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे तो वो आएगा -1 बाय कैपिटल D, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पावर है माइनस t बाई कैपिटल T, स्मॉल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 बाई कैपिटल T, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो बचेगा क्या, I0 की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं, I0 की वैल्यू है V0 बाय R और t की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं L बाय R, और साथ में है माइनस t बाय कैपिटल T। यहां पर आपका R कैंसिल होगा और di/dt का वैल्यू जो है वो आ जाता है V0 बाय L
ई टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। बच्चों ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, लेकिन किसी टाइम टी पर। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको कब का ये पूछा है, आपको t इक्वल टू 0 यानी इनिशियली पूछा है, तो उसके लिए कुछ खास नहीं, हमको खाली करना क्या है, हमको उसमें t का जगह 0 पुट कर देना। तो t की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा v नोट बाय एल, e की पावर 0 जो है 1 हो जाएगा। तो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज v नोट बाय एल। ये पार्ट बच्चों आपका डिफरेंशिएट करके आया, लेकिन पॉसिबल हो तो आप इसको डायरेक्टली याद रख ले, इसको नहीं तो याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, भाई हमारा इंडक्टर चार्जिंग के केस में एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, एक वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, वो वोल्टेज की बात यहां हो रही है। तो उस वोल्टेज ई का फॉर्मूला आपको पता है, इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है ई, वो होती है माइनस एल डी आई बाय डी टी, है ना। तो यहां पर आपको डी आई बाई डी टी तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया आपने, आपको केवल और केवल इसको माइनस एल से मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला में अगर इसको माइनस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या माइनस वी नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी आएगा। यस, तो ये बच्चों आपका वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, जो कि पहले हमने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक ग्राफ जो है आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, उसको वो इसी चीज की बात कर रहे थे। ये E बोल दे या फिर इसको VL बोल दे, VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो चलिए आपको यहां पर फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, VL इज व्हाट, V नोट ई टू द पावर माइनस टी बाय टी, यानी एक्सपोनेंशियल डिके। जो आपको पता भी है कि देखिए होगा क्या, चार्जिंग के केस में शुरू में इंडक्टर जो है वो मैक्सिमम अपोज करेगा और धीरे धीरे वो इंड्यूस वोल्टेज जो है उसकी घटती जाएगी, जो कि यहां पर इस फंक्शन से हमको दिख भी रहा है। तो इनिशियली आपका जो इंडक्टर है उसके द्वारा इंड्यूस्ड वोल्टेज वो है वो मैक्सिमम होगी। इस फंक्शन में अगर हम t बराबर 0 पर देखें तो t बराबर 0 पर, इसके दो केसेस अगर मैं बात करूं तो t बराबर 0 यानी इनिशियली जो e का वैल्यू आएगा या vl का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस वी नोट, t बराबर 0 पुट करिए, यानी इनिशियली आपका इंडक्टर वी नोट वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, जितना बैटरी आपने लगाया उतना ही। और यहां माइनस वी नोट क्यों आ रहा है उसको समझिए, माइनस वी नोट आ रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वोल्टेज बना रहा है। तो इसका मतलब सर्किट की नेट वोल्टेज क्या हो गई, 0। इसका मतलब सर्किट का नेट करंट इनिशियली क्या हो गया, 0। तो ये पूरी बात है, ये फुल अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद अगर मैं इनफाइनाइट टाइम पर बात करूं तो इनफाइनाइट टाइम पर इस फॉर्मूला में t बराबर इंफिनिटी पुट करेंगे तो आपका E आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि फाइनली लास्ट में जाकर इंडक्टर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, और हमारे सर्किट में केवल एक बैटरी और केवल एक रेजिस्टेंस है, इस वजह से सर्किट में करंट V बाय R फ्लो हो रहा है। चलिए मैं दोबारा ले चलता हूं आपको इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। ये यहां आ जाते हैं, इस कर्व की बात कर रहे थे। इसमें जो कर्व VL है, यहां पर दो कर्व बनाए हैं एक साथ, एक VR, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस R एंड VL इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। नो डाउट सिंबल से ही हमको ये आइडिया लग रहा है। तो VL अभी हमने फाइंड किया, जिसको स्मॉल e से हम लिखते हैं। तो VL का फॉर्मूला क्या था, VL का फॉर्मूला भी निकल करके आया था माइनस वी नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, वहां माइनस साइन सिर्फ अपोजिशन को बता रहा है। तो यहां पर इनिशियली वो कितनी वोल्टेज इंड्यूस करता है, वी नोट, और धीरे धीरे इंडक्टर की इंड्यूस वोल्टेज घटती जाती है और सर्किट का करंट बढ़ता जाता है। तो यहां पर यही चीज हो रही है। तो ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया। और जैसे जैसे सर्किट का करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाया है, सर्किट का करंट जितना ज्यादा होगा उतना इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज भी बढ़ेगी। यानी जैसा कर्व करंट का है वैसा कर्व इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होना चाहिए। तो देखिए यहां पर VR का कर्व और I का कर्व दोनों सेम है, बिकॉज VR क्या है, VR का जो वैल्यू होगा वो होगा I इंटू R। R तो एक कॉन्स्टेंट है, तो जो कर्व I का वो कर्व VR का, ठीक है। लेकिन VL का कर्व कैसा होगा उसके लिए हमने बड़ी मेहनत करके ये VL का फॉर्मूला बनाया। तो बच्चों ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंप्लीट दोनों स्टडी कर रहे हैं इसकी।
ठीक है, तो ये पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको एक बल्ब लगा रखा है। तो बच्चों आपको पता होगा बल्ब जो है हमारा एक सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बल्ब आपका रेजिस्टेंस है, साथ में एल है, तो बेसिकली एक एलआर सर्किट हो गया। एलआर जिसमें बैटरी लगी, एक स्विच लगा है, तो वही अपना एलआर सर्किट है। हमको पूछा गया इसकी ब्राइटनेस के बारे में बताइए कब, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं। तो हम तो बल्ब को एक रेजिस्टेंस मानते हुए क्वेश्चन को सोचेंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो आप बताइए स्विच ऑन करते ही क्या सर्किट में, भाई बल्ब की ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, फ्लो होने वाले करंट पर। तो मैं करंट की बात करूंगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही क्या सर्किट में करंट फ्लो होगा? आंसर इज नो। स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन, सर्किट में करंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि आपका इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है और करंट जीरो, तो सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो आप सोचें जैसे घर में आप लोग करते हैं, जैसे बटन ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, वैसा नहीं होगा, क्योंकि घर में हमारा सिर्फ एक स्विच और बल्ब लगा है, बीच में कोई इंडक्टर नहीं लगा है। लेकिन यहां सवाल में इंडक्टर है, एक लेजी एलिमेंट है जो अचानक से करंट को नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ये बात होगी। सेकंड पार्ट बात करें, आफ्टर सम टाइम, यानी स्विच ऑन कर दिया है उसके कुछ देर बाद, तो हम जानते हैं कुछ देर बाद क्या हो जाता है? स्टेडी स्टेट आ जाती है। और स्टेडी स्टेट यानी स्टेबल स्टेट आ जाती है उस वक्त जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा होता है वो मैक्सिमम फ्लो हो रहा होता है। आरएल सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होता है, यहां मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो बल्ब विल ग्लो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। बल्ब विल ग्लो विद नॉर्मल, इट्स नॉर्मल ब्राइटनेस, जो भी इसकी इस बैटरी से बल्ब की जो ब्राइटनेस आनी चाहिए उस ब्राइटनेस से वो ग्लो कर रहा होगा, यानी V0 वोल्टेज पूरी की पूरी इस बल्ब को मिल रही होगी। तो ये आपका स्टेडी स्टेट हो गया। आफ्टर सम टाइम जो है बल्ब जो है पूरी ग्लो करना लगेगा, लेकिन ग्लो उसका धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पार्ट, ड्यूरिंग द स्विच ऑफ। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग एक वर्ड लिखा है, हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, तो स्विच को ऑफ करने को भी हम जो है एक इंस्टेंट नहीं मान करके एक ड्यूरेशन मान रहे हैं। तो स्विच को ऑफ करने के दौरान, तो बच्चों इसको समझिए, स्विच को ऑफ करने के दौरान आप कर ये रहे हैं कि सर्किट में इस इंडक्टर की बैटरी को छीन रहे हैं, बैटरी हटा दे रहे हैं। बैटरी हटा दे रहे हैं उस वक्त सर्किट में करंट क्या होना चाहेगा? घटना चाहेगा। लेकिन क्या इंडक्टर सडनली करंट को जीरो करने देगा? नहीं, इंडक्टर सडनली करंट को जीरो नहीं करने देगा। तो इसलिए यहां पर जो करंट है वो धीरे धीरे जो है घटेगा। मैं फिर से बता दूं बच्चों, जैसे जिस तरीके से मैं बोलता हूं कि धीरे धीरे घटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ घंटों लगेंगे, लेकिन ये है कि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो टाइम ड्यूरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ टाइम उसमें वो लगेगा और करंट को जीरो होने में। तो इसलिए ड्यूरिंग द स्विच ऑफ जो है उस बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में कमेंट करना। तो यहां पर जरा इस पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से दोबारा देखते हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि जैसे हमने स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करते सर्किट का जो मेन करंट है, सर्किट का जो मेन करंट है वो क्या होना चाह रहा है? वो घटना चाह रहा है, वो घटना चाहेगा। और घटना चाहेगा तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर इस करंट के घटने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो घटने का अपोज कैसे करता है इंडक्टर? सेम डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करके, सेम डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करके। और सेम डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा तो कैसे करेगा? एक ईएमएफ इंड्यूस करके। तो क्या मैंने इस इंड्यूस करंट के हिसाब से जो इंड्यूस ईएमएफ ड्रॉ किया है, पोलैरिटी बनाई, क्या वो सही है? ये चीज हम कर चुके हैं बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल में। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो सर्किट में ये बैटरी और ये बैटरी दोनों के करंट सेम ही डायरेक्शन में है। तो इट मींस इन दिस केस नेट वोल्टेज इन द सर्किट जो हो जाता है वो जाता है V0 प्लस ई, V0 प्लस ई। अब यहां पर बच्चों एक रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व हो गया कि अगर इस बल्ब की इसकी टॉलरेटिंग पावर जो है, टॉलरेटिंग वोल्टेज जो है वो V0 है, मैक्सिमम V0 है, तो उस केस में ये हो सकता है यहां मिली कितनी बल्ब को? V0 प्लस ई।
तो उस केस में बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। तो यहां पर इस केस में आपको बच्चों दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो इसमें नो डाउट वोल्टेज V नोट से भी ज्यादा आ रही है तो ब्राइटनेस विल बी मोर, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल बी मोर देन नॉर्मल ब्राइटनेस। तो जो सेकंड पार्ट में हमने देखा नॉर्मल ब्राइटनेस थी, उससे भी कुछ ज्यादा ब्राइटनेस आनी ही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ब्राइटनेस के चक्कर में बल्ब फ्यूज भी हो जाए। यस, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नेट वोल्टेज यहां पर V नोट से ज्यादा आ रही, तो बल्ब में फ्यूज। तो बच्चों यहां पर इन दोनों में से आपको एक ही जो है रिजल्ट ऑप्शन में मिलेगा। तो जो भी मिलेगा वो आप टिक कर सकते हैं, दोनों लॉजिकली ट्रू है। ठीक है, तो बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। ये तीन में से किसी एक पार्ट पे आपको सवाल पूछा जाता है जनरली, और जनरली फर्स्ट या थर्ड पे ही पूछा जाता है, सेकंड पे नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट। तो दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वही का वही सर्किट है, सर्किट तो वही है, लेकिन इस सर्किट में स्विच हटा दिए। पहली बात तो ध्यान दें, स्विच हट गया है, इसका मतलब इस सर्किट में स्टेडी स्टेट आ चुकी है, बल्ब में स्विच है ही नहीं, बैटरी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, ऑलरेडी बल्ब अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। अब हमने ये क्या कहा, ये देखो पहली लाइन में इसने लिखा है बल्ब इज एट इट्स फुल ब्राइटनेस। अब आगे बोला कि अब एक आयरन रोड ली, आयरन रोड एक बहुत अच्छी हाई परमीबिलिटी का मटेरियल है आयरन रोड को हमने लेकर क्या किया, इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करना शुरू किया। इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस केस में उस बल्ब की ब्राइटनेस को डिस्कस करना है। तो थोड़ा सोचिए, बेसिक से समझे। बेसिक अगर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का थोड़ा सा भी ठीक है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, पोज करके चलिए देखते हैं हम। ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ रोड, तो यहां पर पहले पार्ट में आपको बोला है कि इस रोड को हमने इंसर्ट कराना है, लेकिन धीरे धीरे। तो जैसे जैसे रोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को यहां ले रहे हैं, ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द रोड, जैसे जैसे रोड अंदर जाएगी बच्चों, हम जानते हैं इस इंडक्टर का मीडियम जो है वो वैक्यूम से चेंज होगा, और वैक्यूम से क्या हो जाएगा, आयरन। और जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होगा, म्यू आर का वैल्यू इस मीडियम यानी इसके इंडक्टर के अंदर म्यू आर बढ़ता जाएगा, म्यू आर बढ़ता जाएगा। ये यूं कह दें कि इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू है क्या वो इंक्रीज होगा। फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स इस कोइल के जो बनने वाले सोलेनोइड के बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, वो होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो यहां पर जितना मीडियम अच्छा होगा, यानी जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, जितनी परमेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतना ही ज्यादा फ्लक्स बनेगा। तो अल्टीमेटली मैं फ्लक्स पर आना चाह रहा था। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम रोड को इंसर्ट कर रहे हैं, हम इस बार करंट चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने कोई करंट में वेरिएशन नहीं लिया, हमने कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं किया, हमने एक आयरन रोड इंसर्ट की। तो आयरन रोड इंसर्ट करने से फील्ड इंक्रीज हुआ, फील्ड से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और लेकिन फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो यहां पर फ्लक्स के इंक्रीज होने का ये कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने का ये कॉइल अपोज कैसे करेगी, मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं फर्स्ट पार्ट को। फ्लक्स के इंक्रीज होने का ये कॉइल अपोज कैसे करेगी, सर्किट में जो मेन करंट आपका फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट एक वोल्टेज इंड्यूस करके। क्या सही बोल रहा हूं, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस करके, या अपोजिट में एक वोल्टेज इंड्यूस करके। तो यहां पर सर्किट में जो नेट वोल्टेज हो जाएगी, सर्किट की जो नेट वोल्टेज हो जाएगी वी नोट माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रोड इंसर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कोई फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज एक ईएमएफ इंड्यूस करके कर रही है, और ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो सर्किट की नेट वोल्टेज कम हो जा रही है। तो इट मींस ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा, यस, ब्राइटनेस विल बी लेस। तो शुरू में तो
भाई नॉर्मल केस था, वोल्टेज वी नोट मिल रही थी, लेकिन हम रोड इंसर्ट करेंगे तो नेट वोल्टेज घट जा रही है, इसलिए ब्राइटनेस भी घटेगी। हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है आफ्टर द फुल इंसर्शन, जब रोड पूरी तरह से इसके अंदर चलेगी उसके बाद। तो बच्चों हम ये देखें कि जब रोड पूरी अंदर चलेगी, हमें फ्लक्स बढ़ने से कोई मजा नहीं आया, हमें फ्लक्स के चेंज होने से कोयल को दिक्कत होती है। तो यहां पर सेकंड में क्या होगा, जब रोड पूरी तरह से अंदर चलेगी उसके बाद फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम बट इट विल बी कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट हो है तो उससे क्या कोई इंडक्शन है? नहीं, कोई इंडक्शन नहीं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, तो सर्किट का नेट वोल्टेज फिर से वी नोट हो जाएगा, यानी बल्ब वापस से अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस पर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ब्राइटनेस फिर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल, जो उसकी नॉर्मल ब्राइटनेस थी उतनी, वी नोट वोल्टेज से जो ब्राइटनेस बन रही थी वही। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करें थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग द रिमूवल। अब हम रोड को बाहर निकाल रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में हमने क्या कहा, अगर हम रोड को रिमूव करें तो रोड को रिमूव करने से जो मीडियम है वो आपका बाहर जा रहा है, मतलब आयरन रोड बाहर जा रही है, मीडियम की परमिबिलिटी कम हो रही है। परमिबिलिटी कम हो जाने से, मीडियम की परमिबिलिटी कम हो जाने से जो कोयल है उसका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा तो फ्लक्स भी रिड्यूस होगा, और फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ये कोयल उस फ्लक्स के डिक्रीज होने का क्या करेगी? अपोज करेगी। तो अपोज करेगी तो उस केस में ये देख लेते हैं क्या होने वाला है। अगर इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इस कोयल में, क्योंकि हम रोड रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में ये कोयल क्या करेगी? इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी। तो सेम और अपोजिट बच्चों, आप अब तक आपको समझ आ गया होगा, जिस डायरेक्शन में मेन करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ये इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट बनाती है तो वो घटने का अपोज है। बढ़ने का अपोज कैसे होता है? अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करके। तो इस केस में अगर हम बात करें नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी? वी नोट प्लस ई। तो फिर से एक रिस्की कंडीशन आ चुकी है। हमने अभी पिछले ही सवाल में देखा था कि जो अप्लाइड वोल्टेज अगर वी नोट से ज्यादा आती तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती। दो पॉसिबिलिटी में आपको अभी लिखा था वी नोट प्लस ई है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बल्कि ब्राइटनेस तो बढ़ने का तो पूरा चांस है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। तो यही सेम चीज, सेम रिजल्ट जो है आपके इस सवाल में इस थर्ड केस का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमने केस को डिटेल डिस्कस किया, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। चलिए देखते हैं।